हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सीरीज का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो क्वांटम नंबर्स ही है। यहाँ पे हम अलग अलग क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उससे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। तो अगर क्वांटम नंबर्स की हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स एक ऐसी वैल्यू है जो हम यूज करते हैं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए। मतलब क्वांटम नंबर एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण। गुण मतलब प्रॉपर्टी, क्वालिटी, या जिसे हम मेरिट बोलते हैं। तो हमें किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है उसी वैल्यू को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम अगर हमसे कोई पूछता है क्वांटम नंबर्स क्या होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स इज द वैल्यू विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एन एटम। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो यूज्ड होती है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल से हमारा क्या मतलब है, हम आगे वीडियो में समझ जाएंगे। तो फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि a value which is used to describe the energy level available to atom and molecule is known as quantum numbers। या हम ऐसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि a value which is used to describe all the attributes, मतलब all the properties of an electron, of a given electron बिलोंगिंग टू एन एटम, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली हमारे पास क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड नंबर पे आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, एंड थर्ड नंबर पे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ पे आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हम चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे समझाऊंगा वो सब हमें अपने दिमाग में फिट करने हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो हमें पहले से ही पता है और कुछ पॉइंट्स हम नए पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये पॉइंट्स सिर्फ क्वांटम नंबर टॉपिक्स तक ही सीमित नहीं है, इनका जो यूज है वो आगे जाके भी है। जैसे हम अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर हमें किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स निकालने हैं सारे, तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे हम आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे हम ऑफ बो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, हुंस रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी ऑर्बिटल की। तो वो सब हम इन क्वांटम नंबर में आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस के बारे में। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो एन है हमारे पास, ये डिनोट करता है शेल को, ऑर्बिट को, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, इसी को हम बोलते हैं शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। तो एन हमारा इसी को डिनोट करता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिनोट करता है इस सर्कुलर पाथ को, मतलब शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान सा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि एन हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर शेल में, ये जो सर्कुलर पाथ होता है इसे क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जा सकते हैं वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो या तो हम शेल बोले, या ऑर्बिट, या स्टेशनरी स्टेट, या एनर्जी लेवल। तो मैं यहाँ पे शेल से डिनोट कर रहा हूँ सर्कुलर पाथ को। तो एन ही हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। और किस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, 2n²। आप समझेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे हमने लिखा फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, के शेल। और के शेल में एन बराबर कितना होता है, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब के शेल मतलब एन बराबर 1। तो n बराबर 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे, 2n²। मतलब फर्स्ट सेल है तो n की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सेल है, जो के शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
अब हम आते हैं सेकंड ऑर्बिट पे। सेकंड ऑर्बिट का मतलब होता है एल शेल। एल शेल माने n बराबर 2। तो n बराबर अगर 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं सेकंड शेल में? तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू टू का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 4 जा कितना होता है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं थर्ड ऑर्बिट की कि एम शेल n बराबर कितना होता है 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2n स्क्वायर से, तो 2 इंटू थ्री का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 9 जा कितना होता है 18। ऐसी अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो एन शेल की बात कर रहे हैं, मतलब n बराबर 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, वो हम एन से निकालते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये स्मॉल एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए होंगे कि एन जो है वो हमें शेल को डिनोट करता है, ऑर्बिट को, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल को अराउंड द न्यूक्लियस। साथ ही साथ एन जो है वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है किसी भी शेल में, किस फॉर्मूले से? 2n स्क्वायर से। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे n gives radius of an orbit। n gives radius of an orbit। n हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर एटम में जो सेल्स हैं उनकी रेडियस कितनी है, उन सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है। तो फॉर्मूला हमने निकाला था बोर्ड्स की एप्लीकेशन से कि r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने डिराइव किया था। तो n, यहाँ तो z तो हमें पता है, हमें z मतलब एटम, तो हमें कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो तो हमें पता होगा, तो z की वैल्यू तो हमें पता होगी। तो अगर हमें n की वैल्यू रेडियस निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1 रख देंगे। अगर हमें रेडियस निकालनी है सेकंड ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2 रख देंगे। अगर हमें रेडियस निकालनी है थर्ड ऑर्बिट की, मतलब थर्ड सर्कुलर पाथ की, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 3 रख देंगे। और ये Z तो हमें पता हो गई, अगर हाइड्रोजन है तो 1 होगी वैल्यू, हीलियम होगा तो 2 वैल्यू होगी, लिथियम होगा तो 3 वैल्यू होगी। तो n हमें रेडियस भी बताता है किसी ऑर्बिट के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जो जो चीजें एक्सप्लेन करता है हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट कवर किए, अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि n गिव्स एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। तो n हमें ये भी बताता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था बोर्ड्स की एप्लीकेशन से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। एनर्जी बराबर होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे z तो हमें पता है कि कौन सा एटम की बात हो रही है। तो अगर हमें निकालना है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। अगर हमें निकालना है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तो n की वैल्यू रख देंगे 2, एनर्जी निकल जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, मतलब अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होती है? कम हो जाएगी। इस तरह से ध्यान रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। मतलब अगर जैसे हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, तो मान लीजिए सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला भी हमने बोर्ड्स की मदद से निकाला था कि वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन। जेड का मतलब तो है वो एटम, कौन सा एटम की बात कर रहा है। हाइड्रोजन है तो 1 वैल्यू हो जाएगी, हीलियम है तो 2 वैल्यू हो जाएगी, लिथियम है तो 3 वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे n जो है वो हमें बताता है कौन सी ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऑर्बिट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट पे निकालनी है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी ऑर्बिट पे कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी भी इनवर्सली है इनका, इसका मतलब जितनी हायर ऑर्बिट पे हम जाएंगे वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, और जो न्यूक्लियस से सबसे दूर जो ऑर्बिट होगी, जो हायर ऑर्बिट होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सबसे लो स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, वो इसलिए करेगा क्योंकि एनर्जी जो होगी वो लो हायर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि एन की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पे देखिए एन क्या है, एन जो है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी ज्यादा हायर ऑर्बिट होगी एनर्जी लेवल क्या होगा उस ऑर्बिट का उतना ही कम होगा, और अगर उस ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? कम, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतनी वेलोसिटी से वर्क करता है ना, मूव करता है।
तो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा हायर ऑर्बिट पे हम जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस से हम जितना दूर जाएंगे, एनर्जी उतनी ही कम होगी ऑर्बिट की, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी उतनी ही कम होगी। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एन जो है वो हमें बताता है, सॉरी सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि एन जो है वो हमें बताता है कि एंगुलर मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का। एंगुलर मोमेंटम समझते हैं ना, जैसे लीनियर मोमेंटम की हमने बात की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को इस तरह से देखते हैं ना, P बराबर mv, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? P डॉट आर, मतलब L बराबर P की वैल्यू होती है mvr, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो n जो है वो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट पे मूव करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम सिंपल मल्टीपल होगा h/2π के। क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, मतलब mvr जो होता है, वो सिंपल मल्टीपल होता है h/2π के। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है mvr बराबर NH/2π। तो n जो है वो हमें एंगुलर मोमेंटम भी बता रहा है। कैसे? कि पाई की वैल्यू तो हमें पता है 3.14 होती है, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.627 10⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हमें n मालूम है तो हम उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, तो n को हम 1 पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा सॉल्व करके h/2π को, वही हमारा क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा फर्स्ट ऑर्बिट का। अब मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, h पता है, पाई पता है, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा सेकंड ऑर्बिट का। तो n हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। तो अभी तक जो है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही बारे में बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या चीजें बताता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि जो n+l है वो हमें एनर्जी ऑर्डर देता है सब शेल का। n+l क्या बताता है? हमें एनर्जी ऑर्डर बताता है सब शेल का। तो हमने शेल तो बात की, शेल क्या होती हैं? K, L, M, N, या जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। और अगर हम बात करें सब शेल की, तो सब शेल होती है हमारी S, P, D, F। अभी हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती हैं सब शेल्स। और ये n+l हमें कैसे एनर्जी ऑर्डर बताता है, ये पॉइंट जो है हम एजीमुथल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ अभी n के बारे में पढ़ा है और l का मतलब होता है एजीमुथल। तो जब हम इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेंगे तभी जाके तो हम n+l के बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ हमने n के बारे में पढ़ा है, अभी इस वीडियो में आगे हम l के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी पॉइंट को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, इसीलिए छोड़ी है कि यहाँ पे हमें एल तो पता नहीं है, डिस्कस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें एल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं अगर बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अभी पहले हम एल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर n+l के बारे में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो आई होप आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ हमें एक एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसके बारे में बताता है। तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, सब इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट क्या था कि जो n है वो हमें डिनोट करता है शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल को। n जो है हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ये हमें कौन बताता है? n बताता है। किस फॉर्मूले से? 2n²। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। साथ ही साथ n हमें बताता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी। n हमें एनर्जी बताता है ऑर्बिट की, कि उस और पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। n हमें वेलोसिटी भी बताता है कि n इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। n हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। और साथ ही साथ n+l जो है वो हमें एनर्जी ऑर्डर के बारे में भी बताते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम सबसे पहले l के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने सेकंड क्वांटम नंबर के ऊपर। आई होप आपको फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसे हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से।
इसे हम एल से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। क्या बोला मैंने? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसका दूसरा नाम क्या है? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ऑल्टरनेट नेम है इसका ये, कि सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कुछ बुक्स में इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी लिखा जाता है। सेकंड, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट कर रहे थे? स्मॉल एन से। तो इसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? अब जो मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एल की वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो एल की वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती है। मतलब एल कितना होगा ये डिपेंड करता है एन कितना है। अब कैसे डिपेंड करती है वो मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में। द वैल्यू ऑफ एल वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। एल की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक वेरी करती है। अब कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू एन की मदद से? तो देखिए, अगर के शेल है, सबसे पहली शेल की बात करते हैं के शेल। के शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। इतना तो समझ में आया ना? के शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर n 1 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से n-1 तक। मतलब 0 से 1-1 तक। तो 1-1 0 होता है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये ध्यान रखना है, काफी काम आने वाला है हमारे आगे जाके। सेकंड, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से n-1। मतलब 0 से 2-1। तो 0 से 2-1 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। अगर हम थर्ड पे बात करें n बराबर 3, n बराबर 3 की बात करें तो इसके लिए l की वैल्यू वेरी करेगी 0 टू 3-1। 3-1 होता है 2। तो 0 से 2 तक कितना होता है? 0, 1, 2। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। क्लियर हुआ? और अगर बात करें n बराबर 4 की, तो अगर n बराबर 4 की बात कर रहे हैं तो l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 टू 4-1। मतलब 0, 1, 2, 3। तो ये चीज जो है क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? और n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? क्लियर हुआ? तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि L की वैल्यू कैसे N पे डिपेंड करती है, कहां से कहां तक डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। मतलब L हमें क्या क्या चीजें बताता है, L हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताता है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, L जो है वो हमें बताता है सबशेल इनर शेल। L हमें, जैसे सेल तो हमें पता है ना, ऑर्बिट। अब इसके भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसके भी अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम सेल के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमें मिलते हैं सब शेल, छोटे छोटे सेल। जैसे के सेल के अंदर गए तो वहां पे भी हमें अलग अलग सब शेल मिलते हैं, एल के अंदर अलग अलग सब शेल। तो 4 तरह के सब शेल होते हैं हमारे पास। एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। तो हमारे पास 4 तरह के सब शेल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल की, तो एल हमें बताता है सबशेल इनर शेल। अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 का मतलब होता है एस सबशेल। ये हमें रट लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सी शेल होगी? एस सबशेल होगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल होगी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल होगी। और अगर एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबशेल होगी। क्लियर हुआ? और एल की वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इतना तो ध्यान रहेगा ना। तो हमें पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि L जो है वो हमें सबशेल बताता है। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सबशेल। ये ऑर्डर है, हमेशा चेंज नहीं करेंगे इसे। S P D F, S P D F, याद आया ना कुछ? S P D F। तो बिल्कुल इस तरह ऑर्डर में ध्यान रखना है। L बराबर 0 S सबशेल, L बराबर 1 P सबशेल, L बराबर 2 D सबशेल एंड L बराबर 3 F सबशेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि L हमें क्या बताता है। L हमें ये तो बताता ही है कि कौन सी सबशेल होगी, साथ ही साथ L हमें ये भी बताता है कि उस सबशेल की शेप क्या होगी। उसकी शेप के बारे में भी L हमें आइडिया देता है। ठीक है, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कौन सी सबशेल होगी? S सबशेल होगी। वेरी गुड। तो एस सबशेल की शेप होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है एस सबशेल की। तो ध्यान रखना है, S फॉर स्फेरिकल और S फॉर एस सबशेल। ठीक है, एस सबशेल मतलब स्फेरिकल।
ध्यान रखना है। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सबशेल होता है, और पी सबशेल की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। कैसी शेप होती है? डंबल। ये दिख रहा है ना डंबल बना हुआ, इस तरह से डंबल एक्सरसाइज करते हैं। तो एल बराबर 1 मतलब पी सबशेल, तो डंबल शेप होगी। अगर एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 होने का मतलब है डी सबशेल। डी सबशेल की जो शेप होती है वो डबल डंबल शेप होती है। कैसी होती है? डबल डंबल। 2 का मतलब क्या होता है? डबल, तो यहाँ पे डबल डंबल हो जाएगा, ठीक है, डबल डंबल शेप। और अगर हम बात कर रहे हैं एल बराबर 3 की, एल बराबर 3 का मतलब होता है एफ सबशेल। एल बराबर 3 का मतलब क्या होता है? एफ सबशेल। एफ सबशेल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स शेप। कुछ कह नहीं सकते कैसी शेप होती है, तो कॉम्प्लेक्स शेप हो जाती है इसकी। इस तरह डंबल बनाना है और बीच में सर्कल कर देना इस तरह से, तो कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर एल बराबर 0 है एस सबशेल, एस सबशेल माने स्फेरिकल शेप। एल बराबर 1 पी सबशेल मतलब डंबल शेप। एल बराबर 2 डी सबशेल मतलब डबल डंबल शेप। एंड एल बराबर 3 एफ सबशेल मतलब कॉम्प्लेक्स शेप। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने बात की थी कि जो एन है वो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन अ शेल। किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो हमें एन बताता है। किस फॉर्मूले से? 2n² से। लेकिन एल हमें बताता है किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका फॉर्मूला होता है 2l + 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2n² इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एन हमें क्या बताता है? किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं मैक्सिमम। और एल हमें बताता है उस शेल के अंदर जो सब शेल होती हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, इस फॉर्मूले से 2 ब्रैकेट में 2l + 1। एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हुआ? अब कैसे हम निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली सबशेल हमने ली एस सबशेल। एस सबशेल का मतलब होता है एल बराबर 0। बताया था ना मैंने, एल बराबर 0 मतलब क्या होता है? एस सबशेल। तो एस सबशेल की अगर बात कर रहे हैं तो एल बराबर 0, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 ब्रैकेट में 2 × 0 + 1। 2 × 0 0 हो जाएगा, और 0 + 1 1, और 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है एस सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें पी सबशेल की, पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में एल कितना होता है? 1 होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 ब्रैकेट में 2 × 1 + 1, और 2 1 जा कितना होता है? 2, और 2 + 1 कितना होता है? 3, और 3 2 जा कितना होता है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं पी सबशेल में। अगर डी सबशेल की बात करें, डी सबशेल में एल कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है। डी में एल कितना हो जाता है? 2। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, यही इसमें ध्यान रखना है बस, बाकी तो हो जाता है। डी सबशेल में एल बराबर हो जाएगा 2। एल अगर 2 हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं डी सबशेल में? 2 ब्रैकेट में 2 × 2 + 1। 2 2 जा 4, और 4 + 1 कितना होता है? 5, और 5 2 जा कितना होता है? 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रहेगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबशेल की बात करते हैं तो एल बराबर कितना होता है? 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे एस एफ सबशेल में? 2 ब्रैकेट में 2 × 3 + 1। 2 3 जा 6, 6 + 1 7, और 7 2 जा 14। 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं एफ सबशेल में। क्लियर हुआ? तो ये हमने बात करी कि किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एल हमें बताता है किसी सबशेल का एनर्जी ऑर्डर कितना होगा। मतलब कौन सी सबशेल एग्जिस्ट करती है और कौन सी सबशेल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम बहुत ध्यान से समझना है हमने। ठीक है, मैंने बोला एल जो होता है हमें किसी भी सबशेल का एनर्जी ऑर्डर देता है। कैसे देता है? देखिए ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर एन की वैल्यू 1 हुई, अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। और एल बराबर 0 का मतलब होता है एस सबशेल। क्या होता है? एस सबशेल। तो इसका मतलब है 1 के साथ सिर्फ एस एग्जिस्ट कर सकता है। 1 के साथ सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर सकता है? एस। तो इसीलिए अगर कहीं पे लिखा हुआ 1s तो वो सही है, लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ 1p वो क्या है? गलत है। अगर कहीं पे लिखा है 1d तो वो भी क्या है? गलत है। अगर कहीं पे लिखा है 1f तो वो भी गलत है। ये वाली सबशेल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से एल गिव्स एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल इन अ शेल, इस पॉइंट से
हम ये जानेंगे कि कौन सी सबसेल एग्जिस्ट करती है और कौन सी सबसेल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कैसे पता करेंगे? तो अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन गेन की उसी की मदद से, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर n की वैल्यू 1 है, क्या पढ़ा? n की वैल्यू अगर 1 है, ये पढ़ा ना हमने यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। और 0 और 1 में ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है? तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हम चलते हैं। पहला पॉइंट हमने बोला कि n बराबर 1 है तो l बराबर 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हम चलते हैं, हमने बोला n बराबर 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1। 0 का मतलब होता है s सबसेल और 1 का मतलब होता है p सबसेल। इसका मतलब है 2 के साथ s एग्जिस्ट करेगा और 2 के साथ p भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कहीं पे लिखा है 2s तो इसका मतलब वो सही है, वो सबसेल क्या है? एग्जिस्ट करेगी। और कहीं पे लिखा है 2p, वो सबसेल क्या है? एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर कहीं पे लिख रखा है 2d तो 2 के साथ d तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 2d सबसेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कहीं पे लिखा है 2f तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, n की वैल्यू कितनी होती है? 3। n की वैल्यू 3 कहने का मतलब है कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। 0 का मतलब होता है l बराबर 0 का मतलब होता है s सबसेल, ये पढ़ा था ना हमने, l बराबर 0 s सबसेल। l बराबर 1 का मतलब होता है p सबसेल और l बराबर 2 का मतलब होता है d सबसेल। इसका मतलब है 3 के साथ s भी एग्जिस्ट कर सकता है, 3 के साथ p भी एग्जिस्ट कर सकता है और 3 के साथ d भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर कहीं लिखा होगा 3s इसका मतलब ये सही सबसेल है, एग्जिस्ट करेगी। अगर कहीं पे लिखा है 3p तो ये भी सही सबसेल है, एग्जिस्ट करेगी। अगर कहीं पे लिखा है 3d तो इसका मतलब ये भी सही सबसेल है, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है 3f तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये गलत सबसेल है, इसकी एनर्जी नहीं है इस सबसेल पे, ठीक है? फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अगर n की वैल्यू 4 हुई, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। तो 0 का मतलब होता है s सबसेल, 1 का मतलब p सबसेल, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f सबसेल। तो कहने का मतलब 4 के साथ s भी एग्जिस्ट करेगा, p भी, d भी, f भी। तो हम 4s भी लिख सकते हैं, ये भी एग्जिस्ट करेगा, 4p भी एग्जिस्ट करेगा, 4d भी एग्जिस्ट करेगा और 4f भी एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सबसेल एग्जिस्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। ये अभी लग रहा होगा कि इसका अभी हमें क्या काम है, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ये तो स्कूल में पढ़ाया नहीं, हमें टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए इतना। बिकॉज ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनको क्यों नहीं लेते हैं, 3f को नहीं लेते, 2d 2f को हम लेते नहीं है, 1p 1d 1f को हम लेते नहीं है। तो वो यही कारण है कि ये सबसेल जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? ये वाली सबसेल एग्जिस्ट करती है, तो हम ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये वाला पॉइंट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये जो पॉइंट हमारे पास है n प्लस एल गिव्स द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबसेल। अभी तक हमने ये जाना कि जो हमारे पास अलग अलग तरह की सबसेल होती हैं वो कौन सी सबसेल एग्जिस्ट करती है और कौन सी सबसेल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बड़ा ही आसान तरीका था, हमने क्या किया, n बराबर 1 देखा, l बराबर 0 हुआ तो 1 के साथ s एग्जिस्ट करेगी, p एग्जिस्ट नहीं करेगी, d नहीं करेगी, f नहीं करेगी। ऐसे ही हमने 2 के साथ देखा, 3 के साथ, 4 के साथ। अब हम ये देखेंगे कि जो सबसेल एग्जिस्ट कर रही हैं इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। मतलब हम एनर्जी ऑर्डर निकालेंगे इन एग्जिस्टिंग सबसेल्स का। क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि जो सबसेल एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने तो पता लगा लिया ना कि इतनी सारी सबसेल में से कौन सी एग्जिस्ट करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। तो जो एग्जिस्ट करेंगी उनमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे n प्लस एल का, जो कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पॉइंट छोड़ दिया था लास्ट की, हम एजीमुथल में पढ़ेंगे। अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम एग्जाम्पल की तरह से सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कैसे सीखेंगे, हम यहां पे चेक करते हैं n प्लस एल। अब n प्लस एल जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 2s और 3p। जैसे हमें पता है कि 2s भी एग्जिस्ट करती है और 3p भी एग्जिस्ट करती है। देखिए 2s भी एग्जिस्ट कर रही है और 3p भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इनमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो एनर्जी हम निकालते हैं n प्लस एल से। किससे निकालते हैं? n प्लस एल से। हमने प्रिंसिपल में ही पढ़ा था लास्ट पॉइंट, और एजीमुथल का भी यही पॉइंट है, ठीक है? कि n प्लस एल गिव्स द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबसेल। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2, तो n की वैल्यू 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। अब ध्यान देना,
एस सबशेल है, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0 और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एनर्जी ऑर्डर निकालते हैं, एनर्जी ऑर्डर निकालेंगे एन प्लस एल, तो एन प्लस एल करते हैं 2 + 0, 2 + 0 होता है 2 और n + l मतलब 3 + 1 4। तो इसका मतलब 3p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की एनर्जी कम है। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम निकालते हैं 3s और 4p की, 3s और 4p। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कैसे पता करेंगे, s है, s सबशेल में l की वैल्यू कितनी होती है 0, हमने डिस्कस किया था पहले। p सबशेल में l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे करते हैं 3 + 0 मतलब 3 और यहाँ पे 4 + 1 मतलब 5। तो 5 ज्यादा होता है, इसका मतलब 4p की एनर्जी क्या है 3s से ज्यादा है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, 3p और 4s का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, ये n है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये p केस में l कितना होता है 1 और s के केस में l कितना होता है 0। तो यहाँ पे n + l करते हैं, तो n + l जब हमने किया तो 3 + 1 कितना आया 4 और 4 + 0 कितना आया 4। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है कि n + l जो है वो जितना 3p का आ रहा है उतना ही 4s का आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी? तो ऐसा करने के लिए अगर n + l की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में हम चेक करते हैं n किसका ज्यादा है। क्या ज्यादा है, n किसका ज्यादा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, n की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि n गिव्स एनर्जी ऑफ सबशेल, हमने पढ़ा था ना, n गिव्स द एनर्जी ऑफ शेल, पढ़ा था ना। तो n किसका ज्यादा है, इस वाले का। तो 4s की एनर्जी क्या होगी 3p से ज्यादा होगी। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि इफ 2 or more सबशेल हैव इक्वल n + l वैल्यू देन लोअर n वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी सबसेल एग्जिस्ट करती है और जो सबसेल एग्जिस्ट करती है उनमें एनर्जी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो L है वो हमें बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है किसी भी सबसेल का, ऑफ एनी सबसेल। ठीक है, ये हमारे पास सेल लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, सबसेल है। अब देखिए L जो है, हमने डिस्कस किया था कि L जो है वो हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल, किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था वहां पे, mvr बराबर n, सॉरी ये n बताता है, mvr बराबर nh/2π। लेकिन जो L है वो हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल। तो बेसिकली n जो होता है, स्मॉल n, ये बात करता है शेल के बारे में और जो L होता है ये बात करता है सबसेल के बारे में। क्लियर हुआ? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है √L √L+1 यहाँ पे सिर्फ n था और यहाँ पे क्या है √L+1। क्लियर हुआ इतना? तो ध्यान रखना है n जो है वो हमें सिर्फ शेल के बारे में बताता है और जो L है वो हमें सबशेल के बारे में बताता है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हमने L में पढ़े वो सारे सबशेल के बारे में ही डिस्कस किए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सबशेल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो सबशेल होती है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर S सबशेल है, S सबशेल के केस में एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं S सबशेल का। S सबशेल में L की वैल्यू कितनी होती है 0, तो L की जगह 0 पुट किया तो √0 ब्रैकेट में 0+1 तो आंसर आ गया हमारा 0। बिकॉज 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो ये 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब S सबशेल में जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं P सबशेल के बारे में। तो P सबशेल में एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √L+1 और P सबशेल के केस में L की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 1 पुट किया यहाँ पे तो 1
ब्रैकेट में 1+1 1+1 2 1 × 2 √2, तो √2 डॉट h अपॉन 2 पाई, तो √2 से 2 कैंसिल हुआ तो √2 बचा, तो 1 अपॉन √2 h अपॉन पाई जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकला पी सबशेल का। ऐसे ही हम डी का निकालेंगे और ऐसे ही हम एफ का निकालेंगे। तो इस तरह से जो है हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसके सारे सिग्निफिकेंस जो है वो क्लियर किए। क्या क्या सिग्निफिकेंस थे? पहले तो हमने बात की डिनोट करते हैं एल से, वैल्यू इसकी वेरी करती है 0 से n-1 तक। एल जो है वो हमें बताता है कौन सी सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल, एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी सबशेल, और एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबशेल। साथ ही साथ हमें एल जो है वो शेप बताता है। अगर एल 0 है एस सबशेल स्फेरिकल शेप, एल 1 है पी सबशेल डम्बल शेप, एल की वैल्यू 2 है डी सबशेल डबल डम्बल शेप, और एल की वैल्यू 3 है एफ सबशेल कॉम्प्लेक्स शेप। साथ ही साथ एल हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं इस फॉर्मूले से, 2 ब्रैकेट में 12+1 इलेक्ट्रॉन। एल हमें बताता है कौन सी शेल एग्जिस्ट करेगी और कौन सी शेल एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो कि हमने इस तरह से देखा था। ठीक है, लास्ट हमें बताता है एल कि जो सब शेल एग्जिस्ट करती हैं उनमें एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है। ये पॉइंट्स हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और उसकी एप्लीकेशन में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हमें सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है -L से +L तक। कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करती है? -L 0 +L। अब देखिए, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन L। L की जो वैल्यू है वो m की जो वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है। तो अगर S सबशेल है तो S सबशेल में L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर L 0 है तो m भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर P सबशेल है, P सबशेल के इसमें L की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जो M है वो कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करेगा? -1 से +1 तक, मतलब -1 0 +1। और अगर D सबशेल है, D सबशेल में L की वैल्यू कितनी होती है? 2। L की वैल्यू 2 होने का मतलब M की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? -2 से +2 तक। कहां से कहां तक वेरी करेगी? -2 से +2 तक। तो -2 -1 0 +1 +2। और अगर F सबशेल है, F सबशेल का मतलब L की वैल्यू 3, तो कहां से कहां तक वेरी करेगी? -3 से +3 तक, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से। तो ये तो हमने बात करी M की क्या क्या वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस पहला देखिए क्या है। M जो है वो हमें बताता है ऑर्बिटल कौन सा है। M हमें डिनोट करता है ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल कहने का मतलब वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे n ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। अगर L की वैल्यू 0 हुई, अगर L 0 हुआ तो L 0 का मतलब है S सबशेल, और S सबशेल का मतलब है M की वैल्यू 0। M की वैल्यू 0 मतलब A की वैल्यू है ना सिर्फ 0, तो S सबशेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। तो S जो सबशेल है उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। इस तरह से S सबशेल जो होगा उसके पास एक ही बॉक्स होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल। इस तरह से इस बॉक्स को बोलते हैं ऑर्बिटल। अगर L की वैल्यू 1 हुई, L की वैल्यू 1 है मतलब P सबशेल, और P सबशेल के केस में M की वैल्यू क्या होती है? -1 0 +1। तो यहाँ पे लिख देंगे -1 0 +1। तो कितनी वैल्यू मिल रही है हमें M की? फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो टोटल 3 वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब M की 3 वैल्यू है, तो M किसे डिनोट करता है? ऑर्बिटल को। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। तो अगर M की 3 वैल्यू है L बराबर 1 के केस में, तो P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, और वो कौन कौन से होते हैं? Px Py Pz। तो जब भी हम P सबशेल की बात करेंगे तो हम 3 ऑर्बिटल, 3 बॉक्स बनाते हैं। एक Px होता है, एक Py होता है और एक Pz होता है। कलेक्टिवली इसे हम P बोलते हैं। इस तरह ध्यान रहेगा। तो अगर हम Px बनाएं तो Px का मतलब क्या होता है? तो Px का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो x एक्सिस के अलोंग है। क्लियर हुआ? P को हम किससे डिनोट करते हैं? डंबल से। तो डंबल देखो x एक्सिस पे बना रखा है मैंने, तो ये Px को रिप्रेजेंट कर रहा है। Py रिप्रेजेंट कर रहा है कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज अलोंग y एक्सिस। तो डंबल, P मतलब डंबल, तो डंबल शेप को मैंने y एक्सिस पे बना दिया है। और Pz हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो z एक्सिस के अलोंग है। तो ये z एक्सिस पे मैंने P सबशेल डिनोट कर दिया इस तरह से। तो
ध्यान रहेगा ना, ये क्यों मैंने 3 3 बनाए, क्योंकि L बराबर 1 मतलब P सब शेल, 3 वैल्यू होती है M की, और M की 3 वैल्यू है तो मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल कहने का मतलब PX PY PZ, और PX PY PZ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है PX PY PZ का, कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब हम आते हैं अगले अगले पॉइंट की तरफ कि L बराबर अगर 2 हुआ, L बराबर 2 का मतलब है D सब शेल। D सब शेल में वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -2 से +2 तक, मतलब -2 -1 0 +1 +2। तो कितनी वैल्यू हुई टोटल, 1 2 3 4 5 वैल्यू हुई। तो इसका मतलब D सब शेल जो है उसके पास 5 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। तो वो कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, पहला होता है DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है इनका, तो DXY, DYZ, DZX का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो किसके बिटवीन है। DXY का मतलब होता है X और Y एक्सिस के बीच में है। DYZ का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, Y और Z एक्सिस के बीच में। और DZX का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो Z और X के बीच में है। ध्यान रहेगा, इतना ध्यान रखना है। अगर L की वैल्यू 3 हुई, L की वैल्यू अगर 3 हुई तो F सब शेल है, मतलब M की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -3 से +3 तक, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। टोटल कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू हुई। इसका मतलब F सब शेल जो है उसके पास 7 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं, जैसे S सब शेल है 1 ऑर्बिटल, P सब शेल है 3 ऑर्बिटल, D सब शेल है 5 ऑर्बिटल, और F सब शेल है 7 ऑर्बिटल। इस तरह से क्लियर हुआ। एंड इसमें जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, वो हम निकालते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हमेशा ध्यान रखना है एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं मैक्सिमम। एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो अगर S सब शेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन एक सब शेल, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, वो भी इस तरह से होते हैं। जैसे S सब शेल है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे P सब शेल हुई, P सब शेल का मतलब है 2 इंटू 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फील होते हैं P में, एक ऐसे, एक इस तरह से, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी फिल करने का जो तरीका है, जो ऑफबो प्रिंसिपल है, जो हुन्स रूल है, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सिंपल फिल नहीं करते, एक तरीका होता है फिल करने का, रूल होता है फिल करने का, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। D सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5 ऑर्बिटल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। F सब शेल 7 ऑर्बिटल हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये कहानी थी किसके बारे में, ये कहानी थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में, कि जो वो बॉक्स हमारे पास है, जो ये ऑर्बिटल हमारे पास है, जैसे P सब शेल है ना, इसमें कितने ऑर्बिटल है, सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। तो पहले हमने शेल के बारे में बात करी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर हमने सब शेल के बारे में बात करी, किसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। अब हम सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। और फिर एट लास्ट हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के तरीके के बारे में, जो हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमने तीनों के बारे में बात कर ली। अब हमारी बारी है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करने की। तो अब हम और अंदर चलते हैं, अब हम ऑर्बिटल के भी अंदर चलते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो 2 तरीके, एक साथ अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं तो हमेशा एक क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये ध्यान रखना है हमने। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ध्यान रखना है, एक के लिए जो स्पिन होगी वो +½ होगी, तो दूसरे के लिए जो स्पिन होगी वो -½ होगी। तो ये हमें बताता है। तो मैंने एक आइडिया दे दिया है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम बात करते हैं शेल के बारे में, ठीक है, KLMN के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम KLMN के बारे में बात करते हैं। एजीमुथल में हम बात करते हैं SPDF के बारे में।
मैग्नेटिक में हम बात करते हैं बॉक्सेस के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर के उसमें हम बात करते हैं हम इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि किस तरह से फील होंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इस तरह से फील होते हैं। बहुत इजी है स्पिन क्वांटम नंबर, ज्यादा कहीं नहीं पूछना जाता, सिर्फ ध्यान रखना है अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है तो एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, कैसे किसी पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन का, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, सारे क्वांटम नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, वहां पे हम ऑफ बोर हुन्स रूल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, काफी बड़ी होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।